बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की एग्ज़ाम हुए हैं 19 तारीख को और 20 तारीख को। 19 तारीख का फ़र्स्ट पेपर फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो तो उसके कुछ क्वेश्चन हमने आपके साथ शेयर किए थे। तो आज हम 20 तारीख को जो कल एतवार को फ़र्स्ट टाइम पेपर हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, तो वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसका मेरिट बेटा अगर आप देखें तो पेपर आसान थे, तो इसका मेरिट पंजाब की अगर हम बात करें तो 80+ होगा। बाकी प्रोविंसेस की अगर बात करें तो भी उनका जितना भी कम हो जाए मेरे ख्याल से 75+ ही रहेगा। जिन लोगों ने मेहनत की ज़रूर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा और वो ज़रूर शॉर्ट लिस्ट होंगे। जिन लोगों ने मेहनत नहीं की या कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई तो उनके पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो जो वीकनेसेस जो पोर्शन वो कवर नहीं कर सके, अब उनके पास टाइम है वो उन एरियाज़ पे काम करें जो उनके वीक थे। नेक्स्ट मंथ सुन रहे हैं कि FIA में जॉब्स आ रही हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA और इंस्पेक्टर FIA की सीट आने वाली हैं। उनका सिलेबस भी यही होगा, सिवाय उसमें एक एक्ट जो है वो चेंज होगा, साथ में आपकी एवरीडे साइंस का पोर्शन भी होगा। यही पाकिस्तान अफेयर है, यही इस्लामिक स्टडी, यही मैथ है, यही करंट अफेयर, यही इंग्लिश होगी। नया जो होगा FIA एक्ट के हवाले से कुछ पोर्शन होगा और कुछ पोर्शन होगा एवरीडे साइंस के हवाले से, और बहुत अच्छी जॉब्स हैं। इसके अलावा कस्टम में जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी उनका भी यही सिलेबस था। कस्टम में सिर्फ कंप्यूटर का पोर्शन ऐड होता है, एक्ट नहीं होता है, बाकी सारा यही पोर्शन होता है। तो FPSC का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क के साथ। ठीक है, AD NAB की एक दफ़ा सीटें आई थी तो उनका सिलेबस भी यही था, NAB के एक्ट थे बस उसके अंदर। तो अपना जो सिलेबस ही है वो कवर करें, सिलेबस को टारगेट करें। अब आपके पास टाइम है, अपनी मेहनत अपनी तैयारी जारी रखें। बाकी PPSC में या जो बाकी प्रोविंसेस के इदारे हैं उनमें तो सीटें आती रहती हैं, वो अलग से हैं, उनका सिलेबस भी ऑलमोस्ट यही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो अपनी तैयारी जारी रखें। अल्लाह ताला उन बच्चों को ज़रूर कामयाब करेगा जिन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगाई, पूरी मेहनत की। इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होती। तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन जो था ये मॉर्निंग का पेपर है बेटा, 20 तारीख को इतवार को जो हुआ है। बच्चों ने हमें क्वेश्चन भेजे हैं तो वो हमने टाइप करके आपको पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। आप जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं ये वाला, उन्हें आइडिया हो जाएगा कि सवाल क्या पूछा गया था और जवाब क्या था। असल मकसद जो है वो मैथ का पोर्शन सॉल्व करवाना है। ठीक है, तो अभी हम मैथ भी सॉल्व करेंगे। इवनिंग का जो पेपर रहता है जो हुआ लास्ट टाइम वो कंप्लीट आपको बता चुका है, उसका भी लेक्चर इंशाल्लाह आपको, उससे भी वीडियो आपको कंप्लीट मिल जाएगी, उसकी मैथ भी हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ एलन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन लॉन्च्ड इन जुलाई 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो एलन मस्क ने अपनी जो एप्लीकेशन लॉन्च की है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारे पास ग्रुक, न्यूज़ में चला था। ये ग्रुक जो है ये उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन है जो एलन मस्क ने जारी किया। क्या है ये? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बूट है डेवलप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ग्रुक आपको याद रहेगा, ये आंसर था। नेक्स्ट है, हु फर्स्ट कंपाइल्ड हदीस इन फॉर्म ऑफ बुक? तो किताब जो है सबसे पहले हदीस की जो है वो इमाम मालिक साहब जो हैं इन्होंने लिखी थी। मौता इमाम मालिक जो है ये सबसे पहले लिखी गई, मुस्लिम बुखारी ये बाद में लिखी गई हैं। ठीक, मशहूर वही हैं या अथेंटिक बुक वही हैं, मुस्लिम और बुखारी को कहा जाता है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ को। सबसे ज़्यादा अथेंटिक बुखारी शरीफ, दूसरे नंबर पर मुस्लिम शरीफ को कहा जाता है। फिर अगर इसने पूछा था कि सबसे पहले कौन सी कंपाइल की गई, तो इमाम मालिक की जो बुक है मौता वो सबसे पहले लिखी गई थी।
वेयर इज नेटो समिट 2025 की जो नेटो की समिट हुई है अभी नीदरलैंड में हुई है, ट्रम्प भी पहुंचा हुआ था, ये न्यूज़ चली थी सारी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जी टोटल कास्ट ऑफ 2022 फ्लड लॉसेज इन पाकिस्तान। जो 2022 में फ्लड आया था पाकिस्तान में, उसमें जो लॉसेज हुए थे वो कितने थे, तो 30 बिलियन डॉलर के जो थे पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ, जिसे दोबारा से मेंटेन करने पे हमारा जो पैसा खर्च हुआ, जो नुकसान हुआ टोटल मिला के, वो हमारे पास तकरीबन 30 बिलियन के करीब था। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास जी प्रॉफिट विजिटेड ताइफ इन विच नबवी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताइफ का सफ़र किया था वो 10 नबवी को किया था। शेब अबी तालिब में जब 3 साल मैसूर रहे 7 नबवी से 10 नबवी तक, उसके बाद जब वापस आए तो उस वक्त आप फिर ताइफ की तरफ गए थे। तो 10 नबवी में वहाँ से वापस आए थे, 10 नबवी में ही आप गए थे ताइफ, लेकिन उन्होंने भी नबी पाक की बात नहीं सुनी थी, बल्कि उल्टा उन्होंने पत्थर वगैरह मारे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चेहरा मुबारक था, जूते मुबारक जो थे वो भर गए थे खून से। नेक्स्ट है जी हमारे पास बैटल ऑफ मौता के बारे में पूछा गया है। जो जंग मौता हुई थी ये किसके खिलाफ थी या कहाँ पे लड़ी गई थी, तो ये बेटा मैंने आपको करवाया था। मौता जो थी ये रूमियों के खिलाफ जंग थी, शाम सीरिया जो था उस वक्त रूम के कंट्रोल में था। ये बॉर्डर पे थी वैसे मदीना की, और ये जो सीरिया उसके बॉर्डर पे, तो सीरिया इसका ठीक आंसर है, सीरिया इसका सही आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास रनसैक्ड का मतलब बताना था उर्दू में, रनसैक्ड। अच्छा, इस पेपर की अच्छी बात ये है कि इसमें जो है ना उन्होंने सिनोनिम एंटोनिम 2-3 डाले हुए थे, ज़्यादा नहीं थे, पहले 10 नंबर के डालता था। इस बार उन्होंने ज़्यादा जो पोर्शन था इंग्लिश ग्रामर का, इडियम्स डाल दिए 1-2, ठीक है। इस तरह से इसने जो है ना थोड़ा सा मिक्स करके उर्दू से इंग्लिश का उर्दू मीनिंग डाल दिए। सिनोनिम एंटोनिम जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं वो 2-3 ही थे, उनमें से भी 1-2 तो रिपीटेड ही थे, 1-2 नया था बस, ठीक है। तो रनसैक्ड का मतलब होता है तोड़ फोड़, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बुक जिना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय हेक्टर ब्रिथो। हेक्टर ब्रिथो को कहा जाता है कि ऑफिशियल जो जिना का बायोग्राफी का जो राइटर है वो ये हेक्टर ब्रिथो है। ये सवाल भी बनता है। तो हेक्टर ब्रिथो साहब जो हैं, ये जो जिना की ऑफिशियल बायोग्राफी है उसके क्या है, ये राइटर हैं द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, जिना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो थे सिकंदर मिर्ज़ा थे 1956 में, आपको पता है। ये जब प्रेसिडेंसी की सीट क्रिएट की गई, मतलब जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बना 1956 का, जो गवर्नर जनरल था उसका नाम तब्दील करके प्रेसिडेंट रख दिया गया। बंदा वही था, गवर्नर जनरल भी वही बैठा हुआ था, फिर उसका बस नाम तब्दील हो गया। तो ये भी सवाल बनता है कि पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल या फिर पहला प्रेसिडेंट जो था वो कौन था, या इस तरह से भी सवाल बन सकता है कि वो कौन सा शख्स था जो पाकिस्तान की 2 सीटों पे रहा, मतलब प्रेसिडेंट भी रहा और गवर्नर जनरल भी रहा, ठीक है। सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे, ये 56 से 58 तक ये प्रेसिडेंट रहे। नेक्स्ट है हमारे पास ओल्ड नेम क्या था जी ECO का, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 1985 में बनी थी। इसका एक पेपर में साल पूछा गया था, तो इसका पुराना नाम था RCD, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जो कि 1964 में बनी थी। RCD 1964 में बनी थी, 1985 के अंदर इसका नाम तब्दील करके ECO रख दिया गया। ECO की अभी सबमिट हुई थी, उसमें जो है ना जी पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब भी गए हुए थे। अज़रबैजान में हुई थी मेरे ख्याल से, अभी 2025 की बात करें, इस वजह से ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट है हमारे पास नेम ऑफ ड्रामा दैट इज बेस्ड ऑन ऑटोबायोग्राफी बुक ऑफ मौलाना यूसुफज़ई। मौलाना यूसुफज़ई की जो बुक है उसके ऊपर जो है ना जी जो ऑटोबायोग्राफी की जो बुक है उसके ऊपर जो ड्रामा बनाया गया है वो किस नाम से बनाया गया। जो ऑप्शन में अगर था आई एम मलाला तो ये ठीक है, आई एम मलाला ये इस नाम से था। अगर ये ऑप्शन ना हो तो गुल मकाई, तो गुल मकाई के नाम से हो सकता है ये ऑप्शन, जो 2020 में ड्रामा रिलीज हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास मैथ का क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन मैंने ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाए थे, मेरे ख्याल से कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका मेथड मैंने ना करवाया हो, ठीक है। ये जो है ना मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं हमारे ऊपर जो है ना इसके कुछ क्वेश्चन। तो इसमें जो है ना मेथड के हवाले से, तो इसमें उन्होंने कहा कि AB जो है हमारे पास वो 2:5 है, फिर BC हमारे पास जो है ये 3:7 है, तो AC बताना है।
मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है, इस तरह के सवाल में देखना है जो वैल्यू में दी गई है उसमें जो कॉमन वैल्यू क्या है, तो बी सी ए बी, तो इसमें बी कॉमन है तो हम बी को सेंटर में लिखेंगे, बाकी हम आगे पीछे लिख देंगे। तो हमारे पास ए को मैं इधर लिख देता हूँ, बी और ये सी, इनकी वैल्यू हमने लिख देनी है जो सवाल में बताया उसने। ए की वैल्यू 2 है तो ए के नीचे मैंने 2 लिखा, फिर रेशो बी की रेशो कितनी है जी 5 है, फिर मैंने इधर 5 लिखा। फिर हमारे पास बी की रेशो कितनी है जी 3 है, उसके नीचे लिखूंगा। और फिर हमारे पास सी की रेशो कितनी है 7 है, सी के नीचे लिखूंगा। हमने लगानी है एक लाइन, हमने लगानी है यहाँ एक लाइन, और ये जो बॉक्स रह गए हैं ये हमने फिल करने हैं राइट लेफ्ट के नंबर देख के। यहाँ अगर 5 है तो इधर भी मैं 5 लिख दूंगा, यहाँ अगर 3 है तो इधर भी 3 लिख दूंगा। जो बॉक्सेस रह जाएंगे वो राइट लेफ्ट के नंबर देख के, या हमने क्या किया लेफ्ट का देखा, इधर हमने राइट का देखा। अब हमने क्या कर देना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना ऊपर से नीचे ऐसे करके। 3 × 2 6 हो जाएगा, रेशो 3 × 5 15 हो जाएगा, और 7 × 5 35 हो जाएगा। तो ये कंबाइंड रेशो आ जाएगी हमारे पास ए बी और सी की। ठीक है, हमने क्या मालूम करना था, ए रेशो सी, ये ए है हमारे पास, ये सी है, तो 6:35 हमारा जवाब आएगा। ए है और ये सी है, 6:35 हमारा जवाब आएगा। अब हमारे पास इसे मजीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, 3 पे करें, 3 × 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 × 6 3 पे, और ये नेक्स्ट फिगर तो नहीं होता है, बस ये आएगा बेटा आपका आंसर, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये होता है 3 पे, ये तो नहीं होता ना, 35 तो नहीं होता, 6:35 आपका जवाब आएगा इसका। इसे देख लीजिएगा मजीद अगर कहीं पे ये सिंप्लीफाई होता हो तो। ठीक है, मतलब मिनिमम रेशियो हमें बतानी होती है। ए रेशियो सी बताना था ना, ए की रेशियो हमारे पास 6 आई है और सी कितनी है हमारे पास 35 आई है, ये जवाब होगा। ठीक है, आगे चलता है। तो ये तरीकाकार होता है इस तरह से इनका कंबाइनेशन निकालने, उसमें से जो पूछी गई है वो आप लिख दें बस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डेवलप्ड कार्बन नेगेटिव? भूटान। भूटान जो है ना जी, इसने जो है ना कार्बन की एमिशन, आपको पता है कि सारे कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि हम जीरो करें। पहले सवाल बनता था कि सबसे ज़्यादा कार्बन का एमिशन कौन सा मुल्क है खला में जो भेज रहा है कार्बन, वो हमारे पास कौन है? चाइना है, चाइना के बाद इंडिया है। ठीक है, ये क्या जो कार्बन है ये क्या कर रही है, हमारा जो इकोसिस्टम है उस सारे को बर्बाद कर रही है। तो हमारे पास जो पार्टीज ऑफ कॉन्फ्रेंस है COP29 हुई है पिछले दिनों, तो इनका या दुनिया की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है कोशिश कर रही है, पूरी दुनिया के जो ठेकेदार हैं वो, कि हम कार्बन की एमिशन कम से कम करें ताकि हमारा जो ये माहौल है सस्टेनेबल रहे, अच्छा रहे, इसमें मजीद जो है इकोसिस्टम हमारा बर्बाद ना हो। तो उसे जीरो करने की कोशिश की जा रही है, सारे मुल्क इस पे लगे हुए हैं यार हम बिल्कुल भी खारिज ना करें ताकि हमारा अच्छा इन्वायरमेंट रहे। बोला कि भूटान उससे भी आगे चला गया है, भूटान उल्टा नेगेटिव की तरफ चला गया। मतलब ये है कि जो बाकी मुल्क खर्च कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसे भी जज्ब कर रहे हैं। तो एक तो खुद कुछ नहीं मिट कर रहा, जीरो पे खड़ा था, उसे मजीद नेगेटिव मिले गया। दुनिया का ये वाहिद मुल्क है भूटान, कितना जबरदस्त कंट्री है। आगे चलते हैं जी, विच कंट्री गेव जीरो कोविड पॉलिसी एंड पुट स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन इन 2022? तो ये चाइना इसका आंसर है। वैसे मैं इसे देख रहा था, सर्च कर रहा था, तो इन्होंने ये जो जीरो कोविड पॉलिसी है तो पहले से इंट्रोड्यूस करवा दी थी इन्होंने 2022 के एंड तक, तो इसे ख़त्म कर रहे थे। ये हो सकता है सवाल की स्टेटमेंट इस तरह से, कौन सा मुल्क जिसने जो है ना जीरो कोविड पॉलिसी जो है 2022 में एंड कर दी थी, तब भी आपका आंसर चाइना ही होगा। ठीक है, अगर स्टार्ट का लिखा हो तो फिर भी ऑप्शन जो थे वो यही आपका बनता है। मैंने इधर उधर क्वेश्चन सर्च किया है तो मुझे इसका कोई मतलब है कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो नहीं मिली इस तरह से जिस तरह से ये हमें मिली है, आप लोगों ने दी है, लेकिन फिर भी इसका आंसर चाइना बेहतर लगा मुझे बाकियों की निस्बत। बाकी जो ऑप्शन थे उनके निस्बत चाइना का ऑप्शन बेहतर लगा। नेक्स्ट हमारे पास है, विच कंट्री हेल्प्ड इन मीडिएशन बिटवीन रशिया एंड USA? तो रशिया और USA के दरमियान में जो मीडिएशन है वो करवाने के लिए जो है किस मुल्क ने हेल्प किया था? ठीक है, तो इसमें टर्की का ऑप्शन मौजूद था, टर्की ने भी कोशिश की थी, इजराइल ने भी ऑफर करवाई थी और पाकिस्तान ने भी कहा था। अब ऑप्शन का आपको पता होगा कौन कौन से थे वो।
इनमें से कौन सा ठीक होगा? अगर तीनों में से एक चूज करना हो तो फिर आप टर्की को कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ हदीस कुदसी। हदीस कुदसी की क्या डेफिनेशन है? वो हदीस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब एज इट इज़, जैसे अल्लाह ताला के अल्फाज आपके पास आए आप वैसे ही बयान कर दें, वो हदीस कुदसी होगी। ठीक है, वर्ड ऑफ अल्लाह नरेटेड बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, आगे हमारे पास बलूचिस्तान ना हो, मैंने परसेंटेज तो मैंने पिछले दिनों आपको लेक्चर में भी करवाया था कि ये सवाल अक्सर बनता है, तो 44% इसका सही आंसर है। अब ये नहीं है कि सिर्फ इसका पूछेगा, बाकी प्रोविंसेस का भी पूछ सकता है, पंजाब का भी पूछ सकता है, कभी आप पॉपुलेशन का पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम कि पाकिस्तान पंजाब की पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन के कितने % है पंजाब की, या बलूचिस्तान की पूछ सकता है। तो इस तरह से ही सवाल बनाता है वो। ठीक है, तो आप लोगों ने बाकी इसके साथ मिलते जुलते सवाल ऐसे ही करने होते हैं, कर लीजिएगा, परसेंटेज निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी एजेस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ जजेस। जो जज होती हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो कितनी होती है? 65 ईयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी सवाल G7 समिट 2025 हेल्ड इन विच यूरोप कंट्री। G7 समिट असल में इसलिए इम्पॉर्टेंट थी, खबरों में चली थी, ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है ये कनाडा के अंदर इसका इजलास हो रहा था। तो हमारे जो चीफ साहब हैं आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अमेरिका में मौजूद थे। तो ट्रंप साहब जो थे ये G7 की समिट छोड़ के चीफ साहब से मिलने के लिए आ गए थे। ये ईरान की जंग के जो मामला चल रहे थे तब की ये बात है। खबरों में चला था जी ट्रंप साहब जो G7 की समिट छोड़ के आ गए हैं। ठीक है, तो G7 की जो समिट थी वो किधर हो रही थी? कनाडा में हो रही थी। आगे चलते हैं। हाउ मैनी टोटल सीट्स इन नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली की टोटल सीटें कितनी हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं? तो वो 272 है बेटा। टोटल 336 है हमारे पास, अब 342 नहीं है, 336 है। उनमें से 272 के ऊपर इलेक्शन होते हैं। 60 जो हैं वो रखी गई हैं उसके लिए वुमेन के लिए और 10 है मिनॉरिटी के लिए। 60 और 10 70, 272 में 70 जमा करेंगे तो आपका बन जाएगा ये 336 होगा, 40 हो जाएगा ये। तो 272 है ना, इसमें जमा करें 70, 336 टोटल है ना, 40 तो नहीं है। 272 जमा 10 282 और उसमें जमा करें फिर 60 वुमेन की। तो इसी तरह से बनती हैं जो इलेक्शन होते हैं उनकी 272। या मेरे ख्याल से पिछले दिनों इन्होंने जब ये नेशनलाइजेशन की थी कुछ सीटें कम ज़्यादा की थी, पहले 342 थी, अब इन्होंने कुछ कम ज़्यादा की हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा। हाँ 272 पहले थी, अब नहीं है, अब जो है कम हो जाएंगे क्योंकि 336 हो गई, 242 से अब कितनी हो गई हैं? 336। तो अब कम होगी बेटा, अब 272 नहीं होगी, इसे कम करें। 272 तो जब थी 342 थी तब थी। अब 70 अगर वो निकाल रहे हैं हम 60 वुमेन की और 10 मिनॉरिटीज़ की, तो आपकी बनेगी पीछे 266 बनेगी, 266 बनेगी बेटा, अब 272 नहीं बनेगी जिनके ऊपर डायरेक्टली वोट होते हैं। ठीक है, इस सवाल को आप भी मज़ीद देखिएगा, मेरे नॉलेज के मुताबिक यही है। आगे चलते हैं। SIFC स्टैंड फॉर, SIFC जो है किसी का स्टैंड फॉर किसका एब्रीविएशन है? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ठीक है, आजकल खबरों में है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बनाया है। तो ये क्या करता है जी? इन्वेस्टमेंट वगैरह को देखता है। तो ये जून 20 2023 को, साल भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट आपसे कि कौन से साल में ये जो है ना जी आप बनाया गया है SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ठीक है, आगे चलते हैं जी। सिनोनिम ऑफ यूज़ के जो सिनोनिम है वो पूछा गया था। इसका बड़ा सिनोनिम जो है ट्रिक, वाइड एंड हार्मलेस एंड, इसका मतलब आपका हो जाएगा। तो ये एक दो सिनोनिम थे। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास अब्स्टीमियस। अब्स्टीमियस का मतलब पूछा हुआ था उर्दू के अंदर, तो मोडरेट है, परहेजगार, मोहताज, इत्तेदाल पसंद। ठीक है, ये इसका मतलब है हमारे पास। विच सिटी वाज अंडर सिege फॉर लॉन्ग इन रशिया यूक्रेन वार 2022-23 की जो रशिया की यूक्रेन की जंग हुई, तो कौन सा सिटी था जो ज़्यादा अरसे तक जंग की ज़द में रहा? ठीक है, या
आप कह लें कि जो रशिया है उसका कंट्रोल रहा। तो इसमें से आप देखें आपके पास ऑप्शन क्या थे, मुझे नहीं पता। अगर मैंने जब इसे सर्च किया है, जो सिटी मुझे मिली हैं वो मैंने इधर लिखी है। तो कराकीव एक सिटी है जिसके ऊपर जो है ना जी आप कहेंगे बड़े अरसे तक रशिया ने जो है ना जी वहाँ तकरीबन मेजर हिस्से के ऊपर कंट्रोल किए रखा। ठीक है, खैरासान के इलाका तो इसने कहा, रशिया ने कहा कि ये आज़ाद है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है यूक्रेन के साथ। ठीक है, और दनबास का इलाका था इसी तरह से, वो अलग इसने डिक्लेयर कर दिए। तो यहाँ के जो लोग हैं वो ये वैसे भी कहते हैं कि हम रशियन हैं, हमने यूक्रेन के साथ नहीं रहना है। ठीक है, दनबास के और खैरासान के इलाके। ठीक है, इसी तरह से सिटी की बात करें तो मारियोपोल जो सिटी है इसके ऊपर भी रशिया का बड़े अरसे तक जो है ना जी आप कहें कि कंट्रोल रहा है। मतलब है कि मामला जंगी हवाले से सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये जो है ना जी क्वेश्चन आपका इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। मीनिंग ऑफ इडियम था जी फुल ऑफ जॉय ऑफ स्प्रिंग। ठीक है जी, सो वेरी हैप्पी होता है, इसका मतलब चेयरफुल होता है, फुल ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है जी, एंटोनिम पूछा गया था चाइल्ड का बेटा एंटोनिम जो होगा हमारे पास प्रेज होगा या कंप्लीमेंट होगा, अपॉलोएटेड होगा, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। ठीक है जी, चाइल्ड का मतलब फिर वही क्रिटिसिज्म हो जाएगा, उसके मिलता जुलता कुछ बन जाएगा, क्योंकि उसके एंटोनिम अगर प्रेज है, कंप्लीमेंट है, अपॉलोएटेड है, तो उसका मतलब क्या बनेगा चाइल्ड का, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाए। वैसे वाइस पूछा गया था बेटा वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट। मैंने आपको दो असूल बताए थे ऐसे वाइस के अंदर, हमने जो चेक करने होते हैं वो ये, नंबर 1 की वर्ब की तीसरी फॉर्म लगी है कि नहीं लगी है। कीप था, यहाँ केप्ट आ गया, तीसरी फॉर्म लग गई है, इसका मतलब है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन होंगे जिसमें ये होगा ऑप्शन केप्ट नहीं होगा, कीप होगा। मतलब जिनमें कैप्ट नहीं है उन्हें निकालते हैं पहले उसमें पहले जिसमें कैप्ट नहीं तीसरी फॉर्म में लगी उन्हें बाहर निकालने में, वो तो हो ही नहीं सकते कभी भी आपके ऑप्शन। फिर आपने देखना होगा हमने एडिशन करनी होती है। एक तो पहले वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो वैसे ही रहेगा, शुड मौजूद है, यहाँ हमने भी शुड मौजूद रखना है। ठीक है, या वुड भी कर सकते हैं यहाँ पीछे। हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना है, शुड के साथ जो हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करते हैं बी का हो सकता है मैक्सिमम, तो इसमें इजाफा हुआ है, बाकी आप अरेंजमेंट को सेट कर देंगे। ठीक है, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ये बनेगा आपका सही आंसर बेटा पैसे वाइस। नेक्स्ट है जी हमारे पास पाकिस्तान फेस इकोनॉमिक क्राइसिस इन 2023 मेनली ड्यू टू विच रीजन। जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस था 2023 का किस वजह से आया था, तो फ्लड का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन अगर मैं आपको इसकी एग्जैक्टली सारी रीज़न बताऊं तो आपको फिर ज़रा आसान हो जाएगा जो सवाल था उसे समझना और ऑप्शंस को अपने ध्यान में रखना। तो ये बेसिकली जो इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुआ 2023 में वो एक्सटर्नल डेप्ट की वजह से था, कि एक्सटर्नल डेट जो हमारे पास है बैरूनी कर्जा, उसकी वजह से लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे जो बैंक के अंदर डॉलर थे वो बहुत थोड़े रह गए थे, जिन्हें हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहते हैं। हमारे पास पाकिस्तान के पास जो डॉलर्स थे, जो पैसे हमारा स्टेट बैंक के पास थे, वो थोड़े से रह गए थे, लो हो गए थे। एंड हाई इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, आगे है जी हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड डोमेस्टिक फैक्टर लाइक पॉलिटिकल अनरेस्ट। हाँ जी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह भी थी किसकी, एंड नेचुरल डिजास्टर में आपके ये फ्लड आ जाते हैं, बारिशें, फ्लड, ये नेचुरल डिजास्टर में आ जाते हैं। ये सारी रीज़न थी 2023 की इकोनॉमिक क्राइसिस की। अब इनमें से देखें कि आपके पास ऑप्शन में कौन कौन से सवाल ऑप्शन मौजूद थे, उसी हिसाब से आप किसी से ठीक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शी इज ओल्डेस्ट पर्सन इन द विलेज टू बी प्रेज्ड 92 years old and has a kind word of advice। जो ऑप्शन थे उसमें से काइंड ज़्यादा बेहतर है, फैंसीफुल, फेथफुल, क्रेडिबल, तो काइंड वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर एवरीवन। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन दी गई थी डिस्ट्रिक्ट्स की। जब डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो क्या होता है जी, उसकी डेफिनेशन, डिस्ट्रिक्ट आ स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ रीजन, किसी भी रीजन का एक स्पेसिफिक एरिया होता है जो डिफाइन करता है, डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं उसकी, यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल और अदर पर्पस। हम इस तरह से तकसीम करते हैं, पूरे मुल्क को हमने 4 सूबों में तकसीम कर दिया। एक सूबे को हमने
आगे पंजाब की बात करें तो 10 डिवीजन में तकसीम कर दिया। फिर डिवीजन को अपने आगे डिस्ट्रिक्ट में तकसीम कर दिया। एक डिस्ट्रिक्ट में 3 या 4 एक डिवीजन में 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट को फिर हमने तहसील में कन्वर्ट कर दिया, तकसीम कर दिया। बेसिकली क्या है, ये एक डिफाइंड बाउंड्री होती हैं जो हम क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, एडमिनिस्ट्रेशन ताकि अच्छी हो सके हम डीसी बिठा देते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, वो देख रहा होता है। तहसील में हम एसी बिठा देते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी। ठीक है, इसी तरह से डिवीजन में हम कमिश्नर को बिठा देते हैं। इस तरह से हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए क्या करते हैं, ज्योग्राफिकली चीज़ों को डिवाइड करते हैं, या पॉलिटिकली भी कह सकते हैं आप, या दूसरे मकसद के लिए। तो ये डिस्ट्रिक्ट थी, डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन है। वहाँ पे इसके मिलती जुलती जो भी मौजूद थी वो ठीक होगी। लीगल सिस्टम जो है वो बेस करता है जी, ये आपका जो है ना एक्ट वाले पोर्शन में से था। तो इसमें 2 तरह के लॉ होते हैं, कॉमन लॉ होता है, दूसरा हमारे पास सिविल लॉ होते हैं। कॉमन लॉ जो है ये अमेरिका जैसे मुल्क में जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो रिवायात होती हैं, मतलब है कि उन्हें लेके चला जा रहा होता है। और सिविल लॉ में आपके जो लॉ है पाकिस्तान में जो चल रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये सारे सिविल लॉ हैं। ठीक है, तो आपका ये 2 ऑप्शन होंगे। अगर दोनों में नहीं थे मौजूद तो सिर्फ सिविल लॉ था तो भी आपका चल सकता है काम इसका आंसर में। चलिए जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास ज़ुन्नूरैन जो है ये किसका टाइटल है? जैसे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है ना जी टाइटल था ज़ुन्नूरैन, 2 नूरों वाले, क्योंकि इनके साथ 2 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 2 बेटियां थी वो इनके निकाह में आई थी। हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम जो थी हज़रत उस्मान के निकाह में आई, इसीलिए नबी पाक ने इन्हें कहा ज़ुन्नूरैन, 2 नूरों वाले। जबकि ज़ुन्नून जो है वो टाइटल था हज़रत जो मछली वाले पैगम्बर हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहेंगे, तो मछली के पेट में रहे 40 दिन, तो ज़ुन्नून कहेंगे उन्हें। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट हमारे पास टीटीपी के हवाले से है जी। टीटीपी ने एंड कर दिया था जी सीज़ फायर जो था पाकिस्तान के साथ, गवर्नमेंट के साथ, कब किया था जी? ये सवाल इस तरह से होगा। तो हमारे मुआहदा मतलब बातचीत चल रही थी, पीटीआई की गवर्नमेंट के दौर की ये बात है। टीटीपी को हमने इंगेज किया था तालिबान को फोर्स करके कि जी इन्हें बिठाएं टेबल पे, और उन्हें कहेंगे पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही हैं बंद करें, और पाकिस्तान के जो लॉ है, कानून है, उसे एक्सेप्ट कर लें। बातचीत शुरू हुई थी लेकिन बाद में बातचीत का कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि जी हम क्या कर रहे हैं, सीज़ फायर अर्जी तौर पर सीज़ फायर किया गया था 1 महीने के लिए। जनरल फैज़ हमीद के दौर की बात है, जब वो कप ऑफ टी के साथ उनकी एक तस्वीर आई थी, वो न्यूज़ में चलता रहा था। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना जी ये मामला चले थे यहाँ पे। तो उन्होंने फिर आखिरकार जो है 4 सितंबर को जो है ना जी इन्होंने ख़त्म कर दिया था इसे, और उसके बाद इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की ऊपर हमले करना शुरू कर दो। तो ये इस तरह से सवाल था बेटा। ठीक है, 4 सितंबर 2022 की बात बनेगी तब जाके ये ख़त्म कर दिया गया था। विच कंट्रीज रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट? तो अभी रशिया ने जो है ना तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया है। पूरी दुनिया के अंदर वाहिद कंट्री रशिया है जिसने तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। अभी तक सिर्फ वाहिद एक ही मुल्क है, बाकी भी करेंगे ऐसा ऐसा। विच कंट्री अपोज्ड पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन? तो अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था, मैंने अगले दिन भी लेक्चर में करवाया था ये, जिसने पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है उसे अपोज किया था। जब पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को यूएनओ का मेंबर बनने जा रहा था, तब की ये बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है डिस्कशन अबाउट जिनोसाइड अगेंस्ट, कौन से जिनोसाइड की बात की है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने? जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर उसकी ऊपर डिस्कशन की है, और म्यांमार के अंदर जो किया जा रहा है रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जिनोसाइड, उस पर भी उन्होंने डिस्कशन की है। बस बात डिस्कशन तक ही रहेगी, इससे आगे क्या होना है। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट इंडेक्स जो है ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले में पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? अच्छा, सवाल ये पूछा गया जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें के हवाले से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो उसका इफेक्टिव जो है उनमें पाकिस्तान का नंबर कौन सा है? उनमें इफेक्टिव में पाकिस्तान का नंबर 8वां है बेटा, 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी, हालांकि जो दुनिया के अंदर कार्बन इमिट की जा रही है या जो माहौल को जो ख़राब किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। ठीक है, मतलब हम तो इतनी ज़्यादा हमारे पास इंडस्ट्री है ही नहीं, हम बहुत कम मतलब है कि अपने माहौल को ख़राब कर रहे हैं।
ना होने के बराबर ख़राब कर रहे हैं। लेकिन जो दुनिया ख़राब कर रही है, इंडिया, चाइना और बाकी मुल्क, उसके जो इम्पेक्ट हैं पाकिस्तान के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान साउथ एशिया में है, तो 8वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ही है बाकी लोगों की वजह से, बाकी मुल्कों की वजह से। एएसएफ के हवाले से जो है ना जी क्वेश्चन है जी, एएसएफ का अंडर विच मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आएगी। तो पहले ये शुरू में मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो आपकी एविएशन मिनिस्ट्री है उसके अंडर था, बाद में फिर से डिफेंस के अंडर कर दिया गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एएसएफ इज गवर्नड थ्रू विच एक्ट। तो एएसएफ जो है इसका मेन एक्ट हमारे पास 1975 वाला एक्ट ही है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975, विच इज़ रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप में हमारे पास वीट है, जो हमारे पास कॉटन है वो खरीफ कपास में है, खरीफ और कपास कॉटन। ठीक है, कॉटन और राइस एक ही टाइम में ग्रो किए जाते हैं, जिस तरह आजकल राइस भी काश्त किए जा रहे हैं और कॉटन भी काश्त की गई है, तो ये खरीफ बनेंगे। रबी में हमारे पास वीट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास मैथ का सवाल था जी, 60 बाय 15%। तो 60 का 15% पूछा हुआ था, 60 मल्टीप्लाई बाय 15%, 15/60। अगर सवाल की स्टेटमेंट यही थी तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या है। व्हाट इज 15% ऑफ 60, इस तरह से अगर है था सवाल, तो इसका आप करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 15%, परसेंट का मतलब 1/100, सिफर के साथ सिफर चला जाएगा। अब हमारे पास 5 अरब 3 15, 5 अरब 2 10, 2 3 6, 3 अरब 3 9, 9 पर 9। हाँ ठीक है, 60 का 15% कितना बनेगा बेटा? 9 बनेगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मैथ का, वो भी हम कर लेते हैं। जगह हमारे पास थोड़ी सी यहाँ कम है, लेकिन हम यहाँ करते हैं। सवाल बेटा ये है आपका, ये सवाल है और ये हमने मालूम करना है। सवाल क्या है हमारे पास, इधर लिखता हूँ मैं, x जमा 1/x इज इक्वल टू 5। x जमा 1/x इज इक्वल टू 5 की हमने क्या मालूम करना है? x² प्लस 1/x² हमने मालूम करना है। मतलब क्या है कि हमने मालूम करना है x² प्लस 1/x²। अलजेब्रा का क्वेश्चन था ये। तो हमारे पास ये है, हम इसी को आगे लेके चलेंगे। इसका भी स्क्वायर करें, उसका भी स्क्वायर करें जरा स्क्वायर। x जमा 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर खोलें, x² प्लस 1/x² प्लस 2 a जमा b का मुरब्बा, वो ओपन कर रहा हूँ मैं, x का स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू, पहली मतलब a x है, फिर दूसरा हमारे पास 1/x है, इज इक्वल टू 5 × 5 = 25 हो जाएगा। इसके साथ कट जाएगा, x² जमा 1/x² जमा 2 बराबर है 25 के, x² जमा 1/x² बराबर है 25 माइनस 2, ये वाला जो 2 जमा का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। जवाब आ जाएगा हमारे पास 23 आंसर आएगा बेटा हमारे पास। ये आपको बहुत सिंपल सा सवाल था, इसमें सिर्फ आपने जो मुरब्बा था, जो स्क्वायर था, वो ओपन करना था दोनों साइड का। नेक्स्ट हमारे पास ज़कात मेंशन इन विच सूरत ज़कात जो है सूरह अल-बकरा के अंदर जो है मेंशन किया गया। इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन है। सोशल बाइकाट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फैमिली लास्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। मैंने अभी आपको बताया 3 साल तक, 7 नबवी से लेके 10 नबवी तक। वहाँ से जब आप वापस आए थे तब आप ताइफ गए थे, ताइफ में भी जब आपको मायूसी हुई फिर अल्लाह पाक ने आपको बुला लिया था अपने पास। मेराज का जो वाक़या है वो भी 10 नबवी का है। ठीक है, उसी साल जब यहाँ से आप गए थे वापस, शब अबी तालिब में बाइकाट ख़त्म जब आपका हुआ था, 3 साल इधर गुजार के जब गए थे, तो आपके चचा अबू तालिब, आपकी बेगम हज़रत खतीजा जो थी, वो भी इस दुनिया से चले गए थे। दोनों सबसे ज़्यादा जो अजीम, मतलब जो नबी पाक को सबसे ज़्यादा प्यारे थे, जो नबी पाक के साथ जिन्होंने आप कहेंगे सबसे ज़्यादा टाइम गुजारा, उनके साथ रहे, उन्हें सपोर्ट किया। इन शॉर्ट 2 अजीम जो लोग थे वो आप वसल्लम को छोड़ के चले जाते हैं। दोनों असल में बुजुर्ग थे। शब अबी तालिब में खाना शाना पूरा सूरा मिलता था, मतलब है कि वहाँ खाना था ही नहीं, बाइकाट किया हुआ था मक्का वालों ने। तो वहाँ जो है ना दरख्तों के पत्ते और जड़ें खा के गुजारा किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़ानदान ने। अब ज़्यादा मसला जो था वो नौजवान तो बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन बच्चों का और बुज़ुर्ग जो है, बुज़ुर्ग को खुराक अगर प्रॉपर ना मिले तो वैसे उनकी सेहत डाउन हो जाती है। ये दोनों बुज़ुर्ग थे, हज़रत अबू तालिब साहब और हज़रत खतीजा साहिबा जो थी,
तो ये दोनों जो है ना उसके बाद 10 नबी को इस दुनिया से चली गई थी, जैसे सोशल बाइकाट ख़त्म हुआ था। इसलिए नबी पाक ने फिर वो अमुल हज़न कहा था इस साल को, गम का साल। चलें जी आगे चलते हैं। हु वाज फर्स्ट कमांडर ऑफ मुस्लिम नेवी, तो मुस्लिम नेवी का पहला कमांडर कौन था जी? अब्दुल्ला बिन कैस जो है ये पहले जो है ना जी कमांडर थे पाकिस्तान नेवी के। तो हज़रत अमीर माविया साहब जो थे शाम के गवर्नर थे, उन्होंने ये नेवी को बिल्ड किया था हज़रत उस्मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में। तो हज़रत में जो है ना इस तरह से जो है ना आप देखें कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में भी शाम के गवर्नर थे हज़रत अमीर माविया साहब। अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे, इन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में उनसे भी ज़्यादा तलब की थी कि जी मुझे इजाज़त दे, मैं नेवी बिल्ड करना चाहता हूँ शाम के इसके ऊपर, साइप्रस के ऊपर, किब्रस पे हमला करने के लिए। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक साहब ने उन्हें रोक दिया था। बाद में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब हुकूमत उसमें आए, गवर्नमेंट में आए, तो ये हज़रत जो अमीर माविया साहब थे ये उनके रिश्तेदार भी थे, करीबी रिश्ता था इनका, और बनु उमय्या में से भी थे, इस शाम के गवर्नर भी रहे बाद में भी। तो उस वक्त जो है उन्होंने फिर हज़रत उस्मान से जो है उन्होंने इजाज़त मांगी, तब इन्होंने नेवी बनाई थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये मतलब है कि किसने बनाई थी या किस खलीफा के दौर में हुआ था, तो उस्मान के दौर में ये हुआ, और हज़रत अमीर माविया साहब ने पहला बहरी बेड़ा बनाया था, नेवी को बिल्ड किया था प्रॉपर, और उसका पहला कमांडर किसे बनाया गया था? अब्दुल्ला बिन कैस को। ठीक है, इसी तरह से 1 यूनिट के हवाले से है, 1 यूनिट वाज अबॉलिश्ड इन, तो 1 यूनिट जो है 1 जुलाई 1970 को अबॉलिश किया गया, 1955 में बनाया गया था 1 यूनिट। कभी कभी बनाने का पूछ लेगा, कभी इसे ख़त्म करने का पूछ लेगा। पाकिस्तान होस्टेड एंड ICC इवेंट चैंपियन ट्रॉफी 2025 की जो पाकिस्तान ने होस्ट की है, तो कितने अरसे के बाद की है, सवाल ये था। तो 29 सालों के बाद पाकिस्तान ने एक ICC के इवेंट को होस्ट किया है। ठीक है, इसमें भी इंडिया ने एतराज़ कर दिया था कि जो है ना जी मैं पाकिस्तान में खेलने नहीं आ रहा, फिर दुबई के अंदर फाइनल हुआ था। आगे चलते हैं जी। टेलिंग ट्रूथ इज कॉल्ड व्हाट इन अरेबिक? सदक। सदक का मतलब होता है सच बोलने वाला। ठीक है, या सच कहना सिदक, तो ट्रूथ का मतलब यही है। इडियम था टू किक अप अ स्टॉर्म। किक अप अ स्टॉर्म का मतलब है टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल, बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करना, फस क्रिएट करना, और बिकॉज ऑफ ग्रेट डील ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंगर often as a result of strong reaction to something, ये इसका मतलब है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास मैथ के क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी यहाँ स्पेस बना लूँ ताकि जो हम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन 50 में 6 पीपल कैन डू ए वर्क इन 15 days एंड 10% विल डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। मैंने आपको कहा था कि ये प्रोपोर्शन के सवाल हैं। जब 20 तरह के सवाल आए, सबसे पहले आपने इक्वल का निशान लगाना है, लगा लिया। फिर जो चीज़ आपने मालूम करनी है वो इधर लिखनी है। तो क्या मालूम करना है? हाँ जी, क्या है जी? कितने, हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में करेंगे। बेसिकली हमने डेज बतानी है। तो पहले डेज कितने बताएंगे? 15 बताएंगे। 15 रेशो हमारे पास x जो हमने मालूम करना है, ये x है ना जो हमने मालूम करना है। कितने दिनों में करने हैं? x दिनों में। पहले कितने डेज हैं? 15 डेज हैं। वो रेशो हमने इधर लिखनी है, बाकी जो रेशो है हमने इधर लिख देनी। हाँ जी, अब देखें जी, पहले हमारे पास कितने परसेंट है? 6% है। फिर हमारे पास कितने परसेंट है? 10% है। अब कॉमन सेंस यूज करेंगे। 6% जो हैं वो एक काम को कर रहे हैं 15 दिनों में, 10% उसी काम को 15 दिन में करेंगे या पहले कर लेंगे। ऐसे समझे आप एक घर बनवा रहे हैं, आपने वहाँ लगाए हुए थे 6 मजदूर। उन्होंने कहा जी हम आपको ये दिन, ये जो काम है, जो मकान बनवाना चाह रहे हैं आप, हम आपको 15 दिन में बना के दे देंगे। आपने कहा नहीं यार, मेरे पास 15 दिन नहीं है, मैं इससे पहले बनाना चाहता हूँ।
आप ऐसे करें 6 के बजाय आप 10 मजदूर लगा दें। 10 मजदूर लगा के आप ये कितने दिनों में करके देंगे? इसका मतलब ये हुआ कि 15 दिन से तो कम टाइम ही लगेगा ना। आप इधर बढ़ा रहे हैं मजदूर, आपने बढ़ा दिए, तो उधर से आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। ये रिवर्स आपका एक रिलेशन बनेगा। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन में हम ये रेशियो है लिखेंगे इसी साइड पे, सिर्फ उसकी जगह बदल देते हैं बस। जो तरतीब सवाल में है उसके हम उलट कर देते हैं इनवर्स में। अगर डायरेक्ट होता, मैंने इस पर पूरी एक वीडियो बना के अपलोड की है डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन के ऊपर। अब आपने क्या करना है, इक्वल के करीब करीब वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बाहर वालों को आपस में कर देना है। ठीक है, आपका जवाब आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 15। x यही रह जाएगा, ये हमने मालूम करना है। 15/10 ये आपका जवाब आ जाएगा। 5 ज़रब 2 10, 5 ज़रब 3 15, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 और 3 9 डेज आपका जवाब आएगा। इस तरह से आपने ये करना। 1 मिनट का सवाल था सिर्फ ये, एक लाइन रिलेशन बनाने की, एक लाइन सिंप्लीफाई करने की। अभी चलते हैं आगे। है जी हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स के हवाले से। बेटा ये सवाल जो मैं आपको करवा रहा हूँ, मेरे ख्याल से कोई सवाल ऐसा नहीं है मैंने आपको क्लास में ना करवाया हो। तकरीबन आपके सारे सवाल का जो मेथड है, जो स्टेटमेंट दी गई है, इसी पैटर्न के ऊपर मैंने आपको करवाया। बॉयज एंड गर्ल्स की रेशो पूछी हुई है उसने, कितनी है जी? बॉयज और गर्ल्स की रेशो 5:3 है। और जरा 40 बॉयज कितने हैं जी हमारे पास? 40 हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स आर, तो बताएं गर्ल्स कितनी है? अच्छा ये जो है ना 40 बॉयज हैं, 5 ज़रब 8 40, और ठीक है, ओके। अच्छा इसमें आप वही रेशियो बना सकते हैं दोबारा से। देखिए हमारे पास बॉयज और गर्ल्स हैं, इक्वल का निशान लगाया मैंने, फिर हमारे पास बॉयज और गर्ल्स हैं। बॉयज कितनी है जी? पहले हमारे पास 5:3 है। दोबारा हमारे पास बॉयज कितने हैं जी? 40 हैं। और गर्ल्स कितनी है? x हमने मालूम करना है, x हमने मालूम करना है। ठीक है, आप इक्वल के करीब करीब वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, बाहर वालों को आपस में करें। x मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर है 40 ज़रब 3। x यहीं रह गया, 40 ज़रब 3 डिवाइडेड बाय 5, 5 एकम 5, 5 8 40, 8 ज़रब 3 24। 24 आपकी गल आ जाएगी, 24 आपका आंसर है। इस तरह से प्रोपोर्शन बना के भी आप इसे कर सकते थे। अरेंजमेंट सही रखेंगे, बॉयज और गर्ल्स हैं पहले, इधर भी बॉयज एंड गर्ल्स रखेंगे। अगर आप गर्ल्स को पहले लेके जा रहे हैं, बॉयज को बाद में लेके जा रहे हैं, तो इधर भी वैसे ही करेंगे, तब जो है ना अब से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। वैसे जो इसमें x होता है, जिसमें हमने कुछ ना कुछ मालूम करना होता है, उसे हमने एंड पे रखना होता है। तरतीब ये ठीक थी जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट हमारे पास मीन के हवाले से था 53 क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ। द मीन ऑफ 3 एजेस इज 15 एंड एज ऑफ 2 पर्सन आर 10 and 20. What is the age of the third person? एवरेज जो है, मीन जो होता है हमारे पास, एवरेज मीन, ये सिर्फ मीन जो है ये बराबर होता है हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब इसे आप सिंपलीफाई करने हैं, सिंपलीफाई एवरेज बराबर होता है S/N के। एवरेज क्या मीन कितना है? जिसने कहा है 15 है, इसका वैल्यू पुट करो। एवरेज कितना है? 15 है। हाँ जी, कितना है जी? नंबर कितने हैं जी? 3 है, मतलब n कितना है? 3 है। ठीक है, एंड 2 ऑफ 2 उसने बता दिया, 3 है ना, इनका सम करेंगे ऊपर। एक 10 है, दूसरा 20 है, और तीसरा हमने मालूम करना x है, जो हमने 10 + 20 + x, तीसरा x मालूम करना है। कितने हैं टोटल? 3 है। इस सवाल के स्टेटमेंट में हमारा मसला हो गया। मीन कितना है? 15 है। मीन की जगह पे 15 लिखा, ऊपर हमारे पास सम होता है, सम में 2 नंबर उसने बता दिया, तीसरा हमने मालूम करना है। नंबर कितने हैं? 3 है, तो इसे सिंपलीफाई करें। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना, 45 हो जाएगा।
20 और 10 30 हो जाएगा ये, जमा एक्स हमने निकालना है तो 45 मनफी 30 क्या आएगा 15 हमारा जवाब आ जाएगा, 15 हमारा आंसर। मीन वाले फार्मूले में आपने पुट करना था, यहाँ और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, इफ एजेस ऑफ 3 persons are 17, 16 and 12 and another person is added and their average age increased to 5, then what is the age of a person? बेटा इस तरह का सवाल भी मैंने आपको करवाया हुआ था, ठीक है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा इफ एजेस ऑफ 3 person, 3 person है, उनकी जो एजेस हैं वो कितनी है जी, एक की 17 है, एक की 16 है और एक की 12 है। सम ओवर एन, नंबर कितने हैं 3 है। तो उन्होंने क्या कहा है जी, बस ये बता दिया। पहले हम इसका क्या करेंगे जी, एवरेज निकालेंगे। नंबर कितनी है जी, एन 3 है ना, 1 2 3 है, तो एवरेज कितनी बनी हमारे पास 15 और 16 और 12, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 1 1 2 3 और 1 4 45 ओवर 3, एवरेज आई हमारे पास 15, 15 3 45 से 3 आ गई। हमने एवरेज निकाल ली है। क्यों निकाल लिया, क्योंकि उसने हमें बताई नहीं थी। आगे उसने बताया कि एक बंदा और जब आता है तो एवरेज बढ़ जाती है 5, मतलब बंदे 3 थे तो एवरेज कितनी थी 15, अब एवरेज 5 बढ़ गया, मतलब 15 से कितनी हो गई है 20 हो जाती, इक्वल टू एवरेज का फार्मूला ये है ना, एस ओवर एन। तो एवरेज किसके बराबर है 20 हो गया, 15 5 बढ़ गई है ना, पहले 15 थी अब कितनी हो गई 20 हो गई। तो बंदे कितने आए हैं जी, एक और आ गया, एक और आया है, उसको हमें पता नहीं है कौन है, लेकिन पहले वाले जो 3 है वो उसका हमें पता है। एक 17 है, एक 16 है और एक हमारे पास 12 है, चौथे का हमें पता नहीं, एक से हमने मालूम करना है। 4 हो गए नंबर, तो डिवाइड 20 से हम कितने में करेंगे 4 पे करेंगे। 4 बंदे हो गए ना। अब फार्मूला है सम ओवर एन, सम तो हो गया नंबर्स का, एन का मतलब नंबर्स कितने हैं 4 है, तो 20 और 4 80 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसे जमा करें 6 और 2 8, 8 और 7 15, मतलब ये 45 था, जमा एक्स यहीं रह जाएगा, 80 माइनस 45 क्या जवाब आएगा जी 35 आएगा। 35 आपका आंसर आ जाए, 35 बेटा आपका आंसर आ जाए। कोई इसमें टेक्निकल बात नहीं थी ऐसी, ठीक है। आगे चलते हैं। थोड़ा सा जो क्वेश्चन है हमें नजर आ जाए। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 54 तो कर लिया हमने। 55 है जी, इफ एन एटम ऑफ 2400 रुपये इज सोल्ड एट 20% लॉस, देन व्हाट इज एक्चुअल रेट ऑफ दैट। अब मैक्सिमम बच्चों ने पता भी क्या, जिन्होंने हमारा लेक्चर नहीं लिया हुआ उन्होंने कहते हैं क्या किया होगा, उन्होंने इसका 20% निकाला होगा और इसे 2400 में से माइनस कर दिया होगा, या इन्होंने ऐड कर दिया, मतलब लास्ट पे बेचा है ना, इसका 20% निकाल के आपने क्या किया होगा उसी में ऐड कर दिया होगा। आपको क्या होगा, ये सवाल आना होगा जो कि गलत है। पेपर वाला भी सियाना होगा, उसने यह वाला ऑप्शन भी दिया होगा, इसका 20% निकाल के इसी में जमा करके जो जवाब आएगा वो भी उसने डाला हुआ होगा आंसर में, और आपने वही लगाया होगा मैक्सिमम बच्चों ने, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात ये है कि भाई ये जो 2400 रुपये है ये सेल प्राइस है, जो बेचा है वो है, जबकि जो लॉस और प्रॉफिट होता है वो हम निकालते हैं एक्चुअल प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है ही नहीं यहाँ, कॉस्ट प्राइस हमने निकालनी है, एक्चुअल रेट हमने निकालना है यहाँ, ठीक है। तो ये जो 2400 रुपये का अगर मैं आपको एक देसी तरीके से करूँ तो 2400 का कैसे, 2400 रुपये का जो उसने बेचा है ये कैसे बेचा है कि जो पहली कीमत थी हमारे पास पता नहीं कितनी थी, हमने जो मालूम कर दिया, फर्ज कर दिया वो एक्स है, व्हाट इज जो भी थी उसके ऊपर उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसने सवाल में बताया वो लॉस का मतलब होता है नेगेटिव, उसे कम मिले, पहली कीमत में से कम मिलेंगे, कितना 20% ऑफ एक्स, उसी एक्स का 20%, ये आपकी स्टेटमेंट बनी। अब आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें इसे, एक्स माइनस 20 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20% है, ये परसेंट का मतलब 100, 1/100
हाफ का मतलब मल्टीपल एक्स का एक्स आ गया बराबर है 24। अब ये हमारे पास 1 है, ओवर में कुछ नहीं है, और ये हमारे पास 20/100 है। आपकी मर्जी है इसे सिंपलीफाई कर लें या इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम जो है ना जी, आप इसे लेंगे, इसे सिंपलीफाई करने के बाद भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 100 का और 1 का एलसीएम हमारे पास 100 आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स तो 100x हो जाएगा, माइनस 20x इज इक्वल टू 2400। 100x माइनस 20x कितना हो जाएगा 80x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2400। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 80x बराबर होगा 2400 ज़रब 100 और x बराबर होगा आपका 2400 ज़रब 100 डिवाइडेड बाय 80। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा, सिफर के साथ ये सिफर चला गया। 8 बजेगा क्यों, कैलकुलेटर तो आपने यूज़ करना नहीं होता, तो आप इसे इस तरह से सिंपलीफाई किया करें। 8 बजा हमारे पास, 8 एकम 8, 8 ज़रब 3 24, सिफर सिफर। तो हमारे पास क्या आएगा जी 300 ज़रब 10, तो 3000 जवाब आएगा बेटा हमारा इसका। 3000 इसका आंसर आएगा, ये ठीक होगा। तो ये तरीकाकार है, इक्वेशन बनाना मुश्किल था, उसके बाद तो आपने सिंपलीफाई किया। अब आपने क्या किया होगा मैं आपको बताता हूँ। आप में से जो लोग गलत करके आए उनका बता रहा हूँ, आप माशाल्लाह सही लोग हैं। अगर कुछ लोग जो है ना, मैं अपने माइंड से कह रहा हूँ, मेरी तरह होंगे जो बस ऐसे जल्दी जल्दी करके भाग आए होंगे। देखिए आपने क्या किया, 2400 की 20% लॉस के बाद आपने क्या किया होगा जी, 2400 का निकाला होगा 20%, 20/100। सिफर के साथ ये सिफर गया, इसके साथ ये गया, क्या बचा 240 ज़रब 2, तो सिफर 4 दूने 8, 2 दूने 4, 480। 480 रुपये का उसे नुकसान हो रहा है। तो कितने का बेचा उसने, 2400 का बेचा है और 480 रुपये का उसे लॉस हुआ है। सिफर 8 तो आपने 2880 रुपये निकाल के आपको जवाब भी उसने पेपर में दिया होगा 2880, या नवदी हो गई होगा। आप या नवदी से लगा के आए होंगे या 2880 लगा के आए होंगे, जबकि एक्चुअल आंसर कितना आ रहा है 3000 आ रहा है। क्यों गलती क्यों हो रही है, क्योंकि आप सेल प्राइस के ऊपर निकालना चाह रहे हैं प्रॉफिट और लॉस। सेल प्राइस में निकाल ही नहीं सकते आप, कास्ट प्राइस में निकालते होते हैं हमेशा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ एन एटम इज 180 एंड सोल्ड एट 20% प्रॉफिट देन व्हाट इज द सेल प्राइस। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट इस तरह से होगी कि एटम है 180 रुपये का, 20% जो है जी क्या है जी प्रॉफिट के ऊपर हमने सेल किया है, देन उसकी सेल प्राइस क्या होगी। अब ये सवाल वैसे ही होगा, हमारे पास कितना है 180 है, उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें 20%, कास्ट प्राइस है, कास्ट प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, इसके ऊपर हम निकाल सकते हैं। 20% प्रॉफिट हो रहा है 20 और 100, इसके साथ ही चला गया, इसके साथ ही 18 दूने 36 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। पहले कितने का था 180 का था, 36 रुपये उसे प्रॉफिट हुआ, कितने का बिकेगा 6, 8 और 3 11 और 216 रुपये का बिकेगा। 216 इसका आंसर होगा। अगर सवाल की स्टेटमेंट यही थी, तो कुछ और थी तो फिर कमेंट्स में बताइएगा। बेटा 56 के करीब हमें सवाल मिले थे, अब तक हमने पहुंचाए। मकसद था मैथ को सॉल्व करना, कोई मुश्किल मैथ नहीं थी बेटा, इंतहाई आसान मैथ थी। ठीक है, मुझे कोई सवाल इनमें से ऐसा नहीं लगा जो मैंने आपको क्लास में ना करवाया। ठीक है, एक तो पेपर मैंने और देखे हैं, उसमें भी तकरीबन इसी पैटर्न के ऊपर मैथ के सवाल थे। हो सकता है कोई एक आधा, हाँ एक पेपर में था लाग वाला क्वेश्चन जो कि हमने नहीं किया था, मतलब सिलेबस में मेंशन नहीं था। लॉगरिथम वाला टॉपिक हमने कहा शायद नहीं देगा, लेकिन कमीशन ने दे दिया है, कोई पूछने वाला थोड़ी है कमीशन से। नेक्स्ट टाइम हम उसे भी करके जाएंगे, उसे भी कवर करेंगे, लॉगरिथम वाला जो क्वेश्चन था। चले बेटा, तो ये आपका पेपर था और इवनिंग वाला भी इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं आज ही की डेट में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।